भी है। एक ऐसे समय में जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, तब संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव प्रारंभ होना, उसका प्रभाव में आना, एक बहुत बड़ी शुरुआत है। देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान ने जिन आदर्शों की कल्पना की थी, उन्हें पूरा करने की दिशा में ये ठोस प्रयास है। ये कानून कैसे अमल में लाए जाएंगे, अभी मैं इसका लाइव डेमो देख रहा था और मैं भी यहां सबसे आग्रह करता हूं कि समय निकाल करके इस लाइव डेमो को जरूर देखें। लॉ के स्टूडेंट देखें, बार के साथी देखें, जुडिशरी के भी साथियों को अगर सुविधा हो वे भी देखें। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता के लागू होने की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े सबको बधाई देता हूं। साथियों, देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जनवरी 2020 में सुझाव मांगे थे। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीशों का सुझाव और मार्गदर्शन रहा। इनमें हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। देश का सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, जुडिशियल एकेडमीज, अनेकों लॉ इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी के लोग, अन्य बुद्धिजीवी, इन सब ने वर्षों तक मंथन किया, संवाद किया, अपने अनुभवों को पिरोया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देश की जरूरतों पर चर्चा की गई। आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चैलेंजेज आए, उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यवहारिक पक्ष देखा गया, फ्यूचरिस्टिक पैरामीटर्स पर उसे कसा गया। तब भारतीय न्याय संहिता अपने इस स्वरूप में हमारे सामने आई है। मैं इसके लिए देश के सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल जजेस का, देश की सभी हाई कोर्ट्स का,
विशेषकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं बार का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आगे आकर इस न्याय संहिता की ओनरशिप ली है। बार के सभी साथी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे भरोसा है सबके सहयोग से बनी भारत की ये न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। साथियों, हमारे देश ने 1947 में आजादी हासिल की थी। आप कल्पना करिए, सदियों की गुलामी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, पीढ़ियों के इंतजार के बाद, लक्षावधि लोगों के बलिदानों के बाद जब आजादी की सुबह आई, तब कैसे कैसे सपने थे, देश में कितना उत्साह था। देशवासियों ने भी सोचा था अंग्रेज गए हैं तो अंग्रेजी कानूनों से भी मुक्ति मिलेगी। अंग्रेजों के अत्याचार का, उनके शोषण का जरिया ये कानून ही तो थे। ये कानून बनाए भी तब गए थे जब अंग्रेजी सत्ता भारत पर अपना शिकंजा बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। 1857 में, और मेरे नौजवान साथियों को मैं कहूंगा याद रखिए, 1857 में देश का पहला बड़ा स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। उस 1857 के स्वातंत्र संग्राम ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। देश के हर कोने में बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी थी। तब जाकर के उसके जवाब में अंग्रेज 1860 में, 3 साल के बाद, इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी लेकर आए। फिर कुछ साल बाद इंडियन एविडेंस एक्ट लाया गया और फिर सीआरपीसी का पहला ढांचा अस्तित्व में आया। इन कानूनों की सोच और मकसद यही था कि भारतीयों को दंड दिया जाए, गुलाम रखा जाए। और दुर्भाग्य देखिए, आजादी के बाद दशकों तक हमारे कानून उसी दंड संहिता और पिनल माइंडसेट के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, मंडराते रहे। और जिनका इस्तेमाल नागरिकों को गुलाम मानकर होता था। समय समय पर इन कानूनों में छोटे मोटे सुधार करने के प्रयास हुए, लेकिन इनका चरित्र वही बना रहा। आजाद देश में गुलामों के लिए बने कानूनों को क्यों ढोया जाए? ये सवाल न हमने खुद से पूछा,
न शासन कर रहे लोगों ने इस पर विचार करने की जरूरत समझी। गुलामी की इस मानसिकता ने भारत की प्रगति को, भारत की विकास यात्रा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। साथियों, देश अब उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकले, राष्ट्र के सामर्थ्य का प्रयोग राष्ट्र निर्माण में हो, इसके लिए राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक था। और इसलिए मैंने 15 अगस्त को लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प देश के सामने रखा था। अब भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता, इसके जरिए देश ने उस दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है। हमारी न्याय संहिता ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की उस भावना को सशक्त कर रही है जो लोकतंत्र का आधार होती है। साथियों, न्याय संहिता समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों से बुनी गई है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन व्यवहारिक सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। गरीब, कमजोर व्यक्ति कानून के नाम से डरता था। जहां तक संभव होता था, वो कोर्ट, कचहरी और थाने में कदम रखने से डरता था। अब भारतीय न्याय संहिता समाज के इस मनोविज्ञान को बदलने का काम करेगी। उसे भरोसा होगा कि देश का कानून समानता की, इक्वालिटी की गारंटी है। यही सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसका भरोसा हमारे संविधान में दिलाया गया है। साथियों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हर पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। देश के नागरिकों को इसकी बारीकियों का पता चलना, ये भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए मैं चाहूंगा आज यहां चंडीगढ़ में दिखाए लाइव डेमो को हर राज्य की पुलिस को अपने यहां प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। जैसे शिकायत के 90 दिनों के भीतर पीड़ित को केस की प्रगति से संबंधित जानकारी देनी होगी। ये जानकारी एसएमएस जैसी डिजिटल सेवाओं के जरिए सीधे उस तक पहुंचेगी। पुलिस के काम में बाधा डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने की व्यवस्था बनाई गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए न्याय संहिता में एक अलग चैप्टर रखा गया है। वर्क प्लेस पर महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा, घर और समाज में उनके और बच्चों के अधिकार, भारतीय न्याय संहिता ये सुनिश्चित करती है
कि कानून पीड़िता के साथ खड़ा हो। इसमें एक और अहम प्रावधान किया गया है। अब महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे घृणित अपराधों में पहली हियरिंग से 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम करने ही होंगे। सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर भीतर फैसला भी सुनाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी तय किया गया है कि किसी केस में 2 बार से अधिक स्थगन एडजमेंट नहीं लिया जा सकेगा। साथियों, भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले एफआईआर करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब जीरो एफआईआर को भी कानूनी रूप दे दिया गया है। अब उसे कहीं से भी केस दर्ज कराने की सहूलियत मिली है। एफआईआर की कॉपी पीड़ित को दी जाए, उसे ये अधिकार दिया गया है। अब आरोपी के ऊपर कोई केस अगर हटाना भी है तो तभी हटेगा जब पीड़ित की सहमति होगी। अब पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से हिरासत में नहीं ले सकेगी। उसके परिजनों को सूचित करना, ये भी न्याय संहिता में अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता का एक और पक्ष है उसकी मानवीयता, उसकी संवेदनशीलता। अब आरोपी को बिना सजा बहुत लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अब 3 वर्ष से कम सजा वाले अपराध के मामले में गिरफ्तारी भी हायर अथॉरिटी की सहमति से ही हो सकती है। छोटे अपराधों के लिए अनिवार्य जमानत का प्रावधान भी किया गया है। साधारण अपराधों में सजा की जगह कम्युनिटी सर्विस का विकल्प भी रखा गया है। ये आरोपी को समाज हित में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के नए अवसर देगा। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए भी न्याय संहिता बहुत संवेदनशील है। देश के लोगों को ये जानकर भी खुशी होगी कि भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद जेलों से ऐसे हजारों कैदियों को छोड़ा गया है जो पुराने कानूनों की वजह से जेलों में बंद थे। आप कल्पना कर सकते हैं, एक नई व्यवस्था, नया कानून नागरिक अधिकारों के सशक्तिकरण को कितनी ऊंचाई दे सकता है। साथियों, न्याय की पहली कसौटी है समय से न्याय मिलना। हम सब बोलते और सुनते भी आए हैं,
जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। इसलिए भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए देश ने त्वरित न्याय की तरफ बड़ा कदम उठाया है। इसमें जल्दी चार्जशीट फाइल करने और जल्दी फैसला सुनाने को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी केस में हर चरण को पूरा करने के लिए समय सीमा तय की गई है। ये व्यवस्था देश में लागू हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। इसे परिपक्व होने के लिए अभी समय चाहिए, लेकिन इतने कम अंतराल में ही जो बदलाव हमें दिख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से जो जानकारियां मिल रही हैं, वे वाकई बहुत संतोष देने वाली है, उत्साहजनक है। आप लोग तो यहां भली बात ही जानते हैं, हमारे इस चंडीगढ़ में ही वाहन चोरी, व्हीकल की चोरी करने के एक केस में एफआईआर होने के बाद आरोपी को सिर्फ 2 महीने 11 दिन में अदालत ने सजा सुना दी, उसको सजा मिल गई। क्षेत्र में अशांति फैलाने के एक और आरोपी को अदालत ने सिर्फ 20 दिन में पूरी सुनवाई के बाद सजा भी सुनाई दी। दिल्ली में भी एक केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 60 दिन का समय लगा। आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। बिहार के छपरा में भी एक मर्डर केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 14 दिन लगे और आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो गई। ये फैसले दिखाते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की ताकत क्या है, उसका प्रभाव क्या है। ये बदलाव दिखाता है कि जब सामान्य नागरिकों के हितों के लिए समर्पित सरकार होती है, जब सरकार ईमानदारी से जनता की तकलीफों को दूर करना चाहती है, तो बदलाव भी होता है और परिणाम भी आते हैं। मैं चाहूंगा कि देश में इन फैसलों की ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, ताकि हर भारतीय को पता चले कि न्याय के लिए उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई है। इससे अपराधियों को भी पता चलेगा कि अब तारीख पर तारीख के दिन लद गए हैं। साथियों, नियम और या कानून तभी प्रभावी रहते हैं जब समय के मुताबिक प्रासंगिक हो। आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, अपराध और अपराधियों के तौर तरीके बदल गए हैं। ऐसे में 19वीं शताब्दी में जड़े जमाए कोई व्यवस्था कैसे व्यवहारिक हो सकती थी। इसलिए हमने इन कानूनों को भारतीय बनाने के साथ साथ आधुनिक भी बनाया है। यहां अभी हमने देखा भी कि अब डिजिटल एविडेंस को भी कैसे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में रखा गया है। जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ न हो, इसके लिए पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया गया है।
नए कानूनों को लागू करने के लिए ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, न्याय सेतु, ई समान पोर्टल जैसे उपयोगी साधन तैयार किए गए हैं। अब कोर्ट और पुलिस की तरफ से सीधे फोन पर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से सम्मन सर्व किए जा कर सकते हैं। विटनेस के स्टेटमेंट की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। डिजिटल एविडेंस भी अब कोर्ट में मान्य होंगे, वो न्याय का आधार बनेंगे। उदाहरण के तौर पर चोरी के मामले में फिंगरप्रिंट का मिलान, बलात्कार के मामलों में डीएनए सैंपल का मिलान, हत्या के केस में पीड़ित को लगी गोली और आरोपी के पास से जब्त की गई बंदूक के साइज का मैच, वीडियो एविडेंस के साथ ये सब कानूनी आधार बनेंगे। साथियों, इससे अपराधी के पकड़े जाने तक अनावश्यक समय बर्बाद नहीं होगा। ये बदलाव देश की सुरक्षा के लिए भी उतने ही जरूरी थे। डिजिटल साक्ष्यों और टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में भी ज्यादा मदद मिलेगी। अब नए कानूनों में आतंकवादी या आतंकी संगठन कानून की जटिलताओं का फायदा नहीं उठा सकेंगे। साथियों, नई न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता से हर विभाग की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और देश की प्रगति को गति मिलेगी। कानूनी अड़चनों के कारण जो भ्रष्टाचार को बल मिलता था, उस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। ज्यादातर विदेशी निवेशक पहले भारत में इसलिए निवेश नहीं करना चाहते थे क्योंकि कोई मुकदमा हुआ तो उसी में वर्षों निकल जाएंगे। जब ये डर खत्म होगा तो निवेश बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथियों, देश का कानून नागरिकों के लिए होता है, इसलिए कानूनी प्रक्रियाएं भी पब्लिक की सुविधा के लिए होनी चाहिए। लेकिन पुरानी व्यवस्था में प्रोसेस ही पनिशमेंट बन गया था। एक स्वस्थ समाज में कानून का संबल होना चाहिए, लेकिन आईपीसी में केवल कानून का डर ही एकमात्र तरीका था। वो भी अपराधी से ज्यादा ईमानदार लोगों को, जो बेचारे विक्टिम हैं, उनको डर रहता था। यहां तक कि सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग मदद करने से घबराते थे। उन्हें लगता था कि उल्टा वो खुद पुलिस के पचड़े में फंस जाएंगे। लेकिन अब मदद करने वालों को इन परेशानियों से मुक्त कर दिया गया है। इसी तरह हमने अंग्रेजी शासन के 1500 से ज्यादा कानून, पुराने कानूनों को भी खत्म किया। जब ये कानून खत्म हुए तब लोगों को हैरानी हुई थी कि क्या देश में ऐसे ऐसे कानून हम ढो रहे थे, ऐसे ऐसे कानून बने थे। साथियों, हमारे देश में कानून नागरिक सशक्तिकरण का माध्यम बने, इसके लिए हम सबको अपना नजरिया व्यापक बनाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहां कुछ कानूनों की तो खूब चर्चा हो जाती है, चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन कई अहम कानून हमारे
विमर्श से वंचित रह जाते हैं। जैसे आर्टिकल 370 हटा, इस पर खूब बात हुई। 3 तलाक पर कानून आया, उसकी खूब चर्चा हुई। इन दिनों वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून पर बहस चल रही है। हमें चाहिए हम इतना ही महत्वपूर्ण उन कानूनों को भी दें जो नागरिकों की गरिमा और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए बने हैं। अब जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। देश के दिव्यांग हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन पुराने कानूनों में दिव्यांगों को किस कैटेगरी में रखा गया था? दिव्यांगों के लिए ऐसे ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था जिन्हें कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। हमने ही सबसे पहले इस वर्ग को दिव्यांग कहना शुरू किया। उन्हें कमजोर फील कराने वाले शब्दों से छुटकारा दिया। 2016 में हमने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट लागू करवाया। ये केवल दिव्यांगों से जुड़ा कानून नहीं था, ये समाज को और ज्यादा संवेदनशील बनाने का अभियान भी था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी इतने बड़े बदलाव की नींव रखने जा रहा है। इसी तरह ट्रांसजेंडर से जुड़े कानून, मीडिएशन एक्ट, जीएसटी एक्ट, ऐसे कितने ही कानून बने हैं जिन पर सकारात्मक चर्चा आवश्यक है। साथियों, किसी भी देश की ताकत उसके नागरिक होते हैं और देश का कानून नागरिकों की ताकत होता है। इसलिए जब भी कोई बात होती है तो लोग गर्व से कहते हैं कि आई एम ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन। कानून के प्रति नागरिकों की ये निष्ठा राष्ट्र की बहुत बड़ी पूंजी होती है। ये पूंजी कम न हो, देशवासियों का विश्वास बिखरे ना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर विभाग, हर एजेंसी, हर अधिकारी और हर पुलिसकर्मी नए प्रावधानों को जाने, उनकी भावना को समझे। विशेष रूप से मैं देश के सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहता हूं, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता प्रभावी ढंग से लागू हो, उनका जमीन पर असर दिखे, इसके लिए सभी राज्य सरकारों को सक्रिय होकर काम करना होगा। और मेरा फिर कहना है, नागरिकों को अपने इन अधिकारों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। हमें मिलकर इसके लिए प्रयास करना है, क्योंकि ये जितना प्रभावी तरीके से लागू होंगे, हम देश को उतना ही बेहतर भविष्य दे पाएंगे। ये भविष्य आपके भी और आपके बच्चों का भी जीवन तय करने वाला है। आपके सर्विस सेटिस्फैक्शन को तय करने वाला है। मुझे विश्वास है हम सब मिलकर इस दिशा में काम करेंगे, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका बढ़ाएंगे। इसी के साथ आप सभी को
सभी देशवासियों को एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और चंडीगढ़ का ये शानदार माहौल, आपका प्यार, आपका उत्साह, उसको सलाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके प्रेरक संबोधन के लिए, उनके सारगर्भित संबोधन के लिए। महोदय, आपके चिंतन के केंद्र में सदैव राष्ट्र, राष्ट्र हित और इस देश की 140 करोड़ जनता का हित रहता है। तभी ऐसी सोच जन्म लेती है, तभी ये सोच साकार भी होती है, तभी लोकहित और लोक कल्याण शासन का आधार बनता है। आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए, हृदय से आभार व्यक्त करें इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। चंडीगढ़ से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का, जिन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। और प्रधानमंत्री ने गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज हम बुला रहे